आ जाइए, शुरुआत करते हैं कुछ और बढ़िया प्रश्नों की, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, इन व्हाट वे डिस्चार्ज, क्वेश्चन पर बहुत ध्यान से अपना फोकस बनाओ। डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी टू अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफर फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत ध्यान से, दो सिचुएशन हमसे पूछी गई है। पहला क्या है, डिस्चार्ज में पूछा गया, फर्स्ट प्राइमरी लेवल पर पूछा जा रहा है डिस्चार्ज ऑफ पार्टी, और दूसरी में क्या पूछा जा रहा है, डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सोल्यूशन पे जाए उससे पहले माइंड में एक इमेज बिल्डअप करो। डिस्चार्ज ऑफ पार्टी, पर्सन ए ने पर्सन बी को बिल ड्राफ्ट करके दिया, पर्सन बी ने बिल पे एक्सेप्टेंस दी कि मैं पेमेंट कर दूंगा। फिर पर्सन ए ने जो बिल दिया है वो बिल उठाया, अपने इंडोर्सर को दे दिया कि पेमेंट आप ले लेना। पर्सन बी ने जो एक्सेप्टेंस दी है उसने अपने ड्रॉय को दे दी कि पेमेंट तुम कर देना। तो पर्सन बी इस मोमेंट पर लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर जाएगा। पार्टी डिस्चार्ज हुआ है, पार्टी डिस्चार्ज, ठीक है। सर इंस्ट्रूमेंट का डिस्चार्ज क्या है, पर्सन ए ने पर्सन बी को बिल ड्राफ्ट करके दिया, पर्सन बी ने उसको बोला आफ्टर 3 मंथ्स इस बिल का पेमेंट मैं कर दूंगा। 3 महीने का वो ड्यू डेट आई, उस पर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड हुआ, बिल मैच्योर हुआ, और मैच्योरिटी डेट बिल ने ड्यू डेट पर पेमेंट कर दी। तो वहां पर वो जो इंस्ट्रूमेंट था, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या बात सबको समझ आ गई? बहुत सिंपल था, बट स्टिल हमको लिख कर भी देखना है। तो आ जाओ चेक करते हैं। सबसे पहला, डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी टू negotiable instrument. An instrument get discharged only when the party who is actually liable thereon is discharged from liability. पार्टी जो लाइबल है, अगर वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज है, उसको पेमेंट नहीं करनी, तो हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पर पार्टी डिस्चार्ज हुई। आगे बढ़ो, अपनी लाइबिलिटी से। Thus the instrument itself cannot be discharged on a discharge of party to an instrument. इंस्ट्रूमेंट खुद डिस्चार्ज नहीं हो सकता कि उसको पेमेंट नहीं करनी, जी पेमेंट तो हो गई, ऐसे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। द इफेक्ट ऑफ दिस इज दैट द होल्डर इन ड्यू कोर्स मे प्रोसीड अगेंस्ट द अदर पार्टी लाइबल फॉर द इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स अदर पार्टी को लाइबल ठहराएगी। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, हु होल्ड द बिल इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, ये और विदाउट नोइंग द फैक्ट कि ये बिल डिफेक्टिव हो सकता है। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल, the endorser of a bill may be discharged from his liability, but even then acceptor may be proceed against. endorser हो सकता है डिस्चार्ज, बट एक्सेप्टर प्रोसीड करेगा। अब आ जाओ कि ये होगा कैसे, डिस्चार्ज कैसे होगा, उस पर चलते हैं। When a bill get discharged by payment, बिल कैसे डिस्चार्ज होता है, पे कर दो, बाई बिल बोले तो इंस्ट्रूमेंट, आप पेमेंट कर दिए, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो गया। All rights related to it comes to an end. Even a holder in due course cannot claim any amount under the bill discharge. तो बिल डिस्चार्ज कैसे होगा, सबसे पहली कंडीशन बाई एक्सप्रेस वेवर, अगर जो होल्डर है बिल का मेच्योरिटी absolutely and unconditionally give up formally in writing rights against all the parties to the instrument डिस्चार्ज। अगर भाई हम ये कह रहे हैं कि हमने बिल ड्राफ्ट करा, हम ये कह रहे हैं पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, वेव ऑफ योर लाइबिलिटी, हमने आपकी लाइबिलिटी को वेव कर दिया, समाप्त कर दिया, हटा दिया, तो आपको पेमेंट नहीं करनी। अब आपको पेमेंट नहीं करनी तो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्चार्ज हुआ कि नहीं, आंसर इज यस। दूसरे पर आओ, बाई डिस्चार्ज एज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, बिल ड्राफ्ट कैसे हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ड्राफ्ट कैसे हुआ था, विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विद द हेल्प ऑफ एग्रीमेंट। डिस्चार्ज करना है, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरे पर आओ, बाई पेमेंट इन ड्यू कोर्स, अरे पे कर दो, इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज होगा। चौथे पर आओ, बाई कैंसिलेशन, बिल ड्राफ्ट हुआ था विद द एग्रीमेंट, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी, बिल डिस्चार्ज करना है, इंडोर्समेंट को डिस्चार्ज करना है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है डिस्चार्ज करना है, कैसे, कैंसिल कर दो, डिस्चार्ज होगा। और आखिरी में, बाई पार्टी प्राइमरली लाइबल टू बिकम होल्डर इफ द मेकर ऑफ नोट और द एक्सेप्टर ऑफ बिल become its holder at or after its maturity in his own right, the instrument is discharged. तो जरा लाइव चैट में आइए ईमानदारी के साथ और मुझे बताइए, जब आपने क्वेश्चन देखा तो जितना आंसर दिमाग में आया, और जब आपने आंसर देखा कि भाई 5 पॉइंट लिखे जा सकते हैं, तो क्लैरिटी आई कि नहीं, जल्दी से बताओ।
जल्दी से बताओ, क्लैरिटी आई कि नहीं? क्योंकि आपको अभी एक लाइन मिली कि भाई साहब ये पॉइंट्स हैं। नॉर्मली कैसा होता है, हमको लगता है कि भाई बिल का अपने को डिस्चार्ज करना है बाय द पेमेंट बिल डिस्चार्ज, बट 5 पॉइंट लिखेंगे भाई, 6 से 7 नंबर में क्वेश्चन जाएगा ना, तो ऐसे आंसर फ्रेम करेंगे तो मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। ऑल गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अब ये टॉपिक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन में इसके आने की प्रोबेबिलिटी अगेन बहुत ज़्यादा हाई है ना, बहुत हाई है। प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल, टेंशन नहीं लेनी, अभी उड़ाएंगे, ठीक है, फोकस के साथ, बड़े प्यार से। चलो, प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल शुरू करें। क्या बात है, सही जा रहे हो तुम लोग, ओए होए होए, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। इतना नहीं सोचा था रे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से इसको उड़ाते हैं। चलो स्क्रीन पर फोकस करो। when presentment of an instrument is not necessary, क्वेश्चन पढ़ो, ऐसा फोकस बढ़ाओ कि भाई साहब बिल का प्रेजेंटमेंट नेसेसरी इंपॉर्टेंट कब नहीं है, सवाल ये पूछा जा रहा है, कब नहीं है। आ जाइए, लॉक करते हैं इसको। अगेन मैं बोलूंगा, आंसर माइंड में आ रहे होगा कि ऐसे ऐसे कर देंगे ये, नहीं नहीं नहीं, एक एक पॉइंट को टैकल करो। इवन मैं ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप जितने पॉइंट्स इसमें हो रहे हैं, हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स में नोट करो, उनको भी कॉपी में नोट डाउन करो। सबसे पहला ये, व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज अननेसेसरी और नॉट नेसेसरी, बहुत सिंपल है। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे जैसे टू द मेकर, टू द ड्रॉई, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। द प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज डिस्पेंस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब समझिए प्रेजेंटमेंट क्या है, यहां ध्यान दीजिए। ए ने बी को, क्वेश्चन किस बारे में है, इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ए ने बी को एक चेक दिया, चेक पेबल ऑन डिमांड टू द बैंकर, ऐसी तो है, डिमांड पर पे होगा। अब मुझे बताओ, आपको एक चेक दिया गया, वो चेक आपने लिया और चेक लेके आपने रख लिया, तो क्या चेक का पेमेंट होगा? आंसर इज नो। चेक का पेमेंट कब होगा, बताओ बताओ बताओ? ऑन प्रेजेंटमेंट, जब आप बैंक में प्रेजेंट करेंगे जब ही तो चेक का पेमेंट होगा, होगा कि नहीं? ऐसे सोचो, बैंक में चेक प्रेजेंट होगा तभी उसका पेमेंट होगा, तो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अननेसेसरी, कब नहीं जरूरी है। आ जाओ बहुत ध्यान से, तो सबसे पहला एलिमेंट निकल के आता है, सबसे पहला एलिमेंट निकल के आता है टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। रटना नहीं, समझना, रटोगे कहां तक जाओगे। टाइम फॉर प्रेजेंटमेंट, कब प्रेजेंट किया जाए, बहुत सिंपल, इसको देखे बगैर समझो। कुछ नहीं बता तो रीजनेबल टाइम या फिर यूजुअल बिजनेस आवर। क्या बोला मैंने, 2 शब्द बोले, कॉपी में नोट करो। सबसे पहला बोला है यूजुअल बिजनेस और 9 to 5, दूसरा बोला है रीजनेबल टाइम। सुबह के 2 बजे धंधे पहुंच गए, भैया वो पैसा लाए थे, लोगे क्या? चेक लाए थे साहब, नहीं रात के 3 बज रहे, हम समझ रहे हैं, बट चेक लेके आए थे, अकाउंट हमारा, अकाउंट में पैसे हमारे, पैसे दे दो ना। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भाई। तो प्रेजेंटमेंट कब इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टाइम। क्या बोला गया है, यूजुअल बिजनेस आवर, और कुछ नहीं मेंशन है तो रीजनेबल टाइम। आओ पढ़ते हैं। इट शुड बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर बिजनेस। दूसरा, अ बिल मेड पेबल एट ए स्पेसिफिक पीरियड आफ्टर डेट और साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ओनली एट, भाई बिल है तो मैच्योरिटी पर। तीसरा भी कॉपी में नोट करो, लिखो ना तीसरा, बिल कब, मैच्योरिटी पर, अगर बिल एट साइट आफ्टर साइट है, या फिर ऑन 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 डिमांड। बिल भी तो डिमांड पर चलता है, प्रेजेंटमेंट पर चलता है, तो वैसा कर लेंगे। तीसरे पे आओ, एन इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड जैसा चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल, भाई चेक 3 महीने तक वैलिड होता है। आप 4 महीने के बाद अचानक से जाओगे, अरे मेरे पास चेक था, ठीक है रखे रहो कर लो, क्योंकि उस चेक का कुछ नहीं होना, 3 महीने तक चेक वैलिड है। तो रीजनेबल टाइम क्या है चेक का, 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अगर आप प्रेजेंट करते हैं पेमेंट हो जाएगी, अदरवाइज वो क्या है, अननेसेसरी। आगे बढ़ो, एन इंस्ट्रूमेंट पेबल बाई इंस्टॉलमेंट मस्ट बी प्रेजेंटेड ऑन 3rd डे
आफ्टर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर 3 दिन बाद जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो। तो टाइम के एलिमेंट में टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर बिल क्या सीखा, एक बार रिकॉल करो, मेरे साथ बोलो। पहला यूजुअल बिजनेस आवर, दूसरा रीजनेबल टाइम, तीसरा पेमेंट ऑन डिमांड। ये 3 बात दिमाग में रखेंगे। आ जाइए, अब प्लेस की बात आई तो मेरे भाई अगेन अगर हम प्लेस बोल रहे हैं तो 2 चीज दिमाग में रखें। पहला बिजनेस प्लेस, दूसरा रेसिडेंस प्लेस, लिखते रहना, बिजनेस प्लेस, दूसरा रेसिडेंस प्लेस, तीसरा प्रिस्क्राइब्ड प्लेस। या तो बिजनेस प्लेस पे प्रेजेंट किया जाए, या फिर रेसिडेंस प्लेस पे प्रेजेंट किया जाए, या फिर जो प्रिस्क्राइब्ड प्लेस हो कि ये ऑफिस है, ये लोकेशन, यहां पर आपको प्रेजेंट करना है, वहां किया जाए। उसके बियॉन्ड हो रहा है, अगेन प्रेजेंटमेंट इज अननेसेसरी। आ जाओ, इफ प्लेस इज स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब्ड, द प्रेजेंटमेंट इज टू बी मेड एट दैट स्पेसिफाइड प्लेस। इफ प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड तो बिजनेस और रेसिडेंस। तीनों बातें लिख ली, आगे बढ़ जाइए। हाँ, अब ये लाइन मजेदार है, सीखने लायक है आपके, ठीक है। फोकस करिए, फोकस 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 करिए बहुत ध्यान से। आप ये जानना चाह रहे थे ना कि वो सर अननेसेसरी कब होगा, तो लाइन पढ़ो। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट व्हेन एक्सक्यूज्ड, इसको ऐसे बोलें या फिर इसको ऐसे बोलें, व्हेन प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी। चेक करो, वेयर द मेकर, ड्रॉई और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट द प्रेजेंटमेंट। अगर जो लोग उसकी पार्टी हैं बिल की, इंस्ट्रूमेंट की, वही इंटेंशनली प्रिवेंट कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो ठीक है, अननेसेसरी है। दूसरे पर आओ, वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस एंड द प्लेस इज क्लोज्ड ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर ऑन द ड्यूटी। अगर आपने बोला था कि भैया बिजनेस पर हमारे आना प्रेजेंट कर देना और बिजनेस बंद है उस दिन आपका, तो भी अननेसेसरी है। तीसरा आपने बोलता है यूजुअल बिजनेस आवर में आना, उस टाइम पर भी बंद है, तो भी अननेसेसरी है। When though the place is open but there is no person to make the payment, तो भी वो unnecessary है। आगे बढ़ो, where he has promised to pay not withstanding non presentment, चौथे पांचवें पर जाओ, where the presentment expressly or impliedly waived by party entitled to presentment। एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, if he make a part payment of the amount due to the instrument और प्रॉमिस टू पे द अमाउंट देयर ऑन इन होल और इन पार्ट। अगर वो पार्ट पेमेंट कर रहा है और आपका लंबे समय से रिश्ता चला आ रहा है, ट्रांजैक्शन ऐसे ही हो रहे हैं, तो आप उससे ये नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं पूरा पैसा तो तभी जाएंगे। अरे रिलैक्स ना भाई, आगे बढ़ते हैं। एज अगेंस्ट द ड्रॉर वेयर ही कुड नॉट हैव सफर्ड एनी डैमेज बाई नॉन प्रेजेंटमेंट, वेयर द ड्रॉ इज फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस याद है, इनक्यूट इंस्ट्रूमेंट दिमाग में आ रहा है, एम्बिगुअस, ऐसा चलता चलना चाहिए। फिक्टिशियस पर्सन कौन है, अनसाउंड माइंड, माइनर, या फिर पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। वेयर ड्रॉर एंड द ड्रॉई आर द सेम पर्सन, ये भी उसी कंडीशन में जाएगा। वेयर द बिल इज डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस, और आखिरी में वेयर प्रेजेंटमेंट हैज बिकम इम्पॉसिबल, कोविड लग गया, मारपीट हो गई, दंगा छिड़ गया, तो तुमको उस बिल की पड़ी है। चलो जी, अगला पार्ट देखते हैं। हम लोग इस वक्त आ चुके हैं कितने नंबर क्वेश्चन पे, 23 पर। बहुत शानदार जा रहा है। इसके बाद सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टाइम कम लगेगा और हम बड़े ही आराम से पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म कर ले जाएंगे। अगर आप एक बार रिकॉल करने की कोशिश, आपको मजा बहुत आएगा। हमने होल्डर एंड ड्यू कोर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, क्रॉसिंग ऑफ चेक, कैटेगरी ऑफ चेक, है ना, फिर जो डिफरेंसेस हो सकते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, वो आपके इनलैंड हो, फॉरेन, इन कोर्ट हो, एम्बिगुअस हो, सारे के प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल पर बात करी, डिसऑनर पर बात करी, और अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं टॉपिक को। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस, और डिस्क्राइब कर देते हैं। circumstances where under notice of dishonor is excused, excused का मतलब है not necessary। कह रहे जी, अब देखो तुम्हें पता है कि dishonor means not paid on due date, इतना सिंपल है। क्या आप ड्यू डेट पर, मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट से फेल कर गए तो बिल डिसऑनर हो गया, इतना सिंपल है ये।
अब वो फेल होने के रीज़न हो सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट हो चुके हैं, आपने नॉन एक्सेप्टेंस दिखा दिया, आपने बिल का रिन्यूअल मांग लिया कि नया बिल लिख दो, तो बिल तो डिसऑनर हुआ। बट क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है, नोटिस ऑफ डिसऑनर एक्सक्यूज, कब नोटिस ऑफ डिसऑनर एक्सक्यूज हो जाता है, मतलब नॉट नेसेसरी है। आ जाओ उड़ा देते हैं। अब देखो तुम्हें डिसऑनर के बारे में पता है, नोटिस ऑफ डिसऑनर और आ जाए तो मजा ही आ जाए भाई। आ जाओ आ जाओ। when the party charge could not suffer damages for want to notice, अगर जो पार्टी है जो चार्ज में है वो डैमेजेस की बात नहीं कर रही, नोटिस की बात करेंगे। सेकंड, where the promissory not is not हो when the promissory note is not negotiable, आपने जो प्रॉमिस नोट दिया वो फर्दर निगोशिएटेड नहीं हो। मैंने आपको लाइन क्या बोली थी, एक सिंपल सी लाइन बोली थी कि बिल ऑफ एक्सचेंज, promissory note और चेक, these are negotiable instrument and negotiable instrument are negotiated n number of time, जितनी मर्जी बार करो। आगे बढ़ जाते हैं। In case the drawer himself is acceptor, no notice is necessary to charge the drawer, कोई नोटिस जरूरत नहीं, वही खुद ही एक्सेप्टर, तो नोटिस क्यों चाहिए। अगला, when it is dispensed with by the party entitled thereto. Next, when the party entitled to notice cannot after reasonable search be found. आखिरी में, when the party entitled to notice knowing the fact promises unconditionally by to pay the amount due on the instrument. और आखिरी में, where the party liable to give notice is unable without any fault of its own to give it. सिंपल शॉर्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा कि भाई साहब अगर डिसऑनर हो रहा है, इन द केस ऑफ डिसऑनर व्हेन नोटिस इज एक्सक्यूज्ड, सिंपल बात है, जब पार्टी चाह ले तब, जब जो ड्रॉ ड्रॉय अवेलेबल है वो चाह लें तब, जब ड्रॉ या ड्रॉय जो अवेलेबल है वो पेमेंट कर दें तब, जब जो ड्रॉ या ड्रॉय अवेलेबल है वो कोई फ्यूचर डेट आपस में प्री सेटलमेंट कर लें तब, जब जो ड्रॉ या ड्रॉय अवेलेबल है वो कोई ऐसे सेटलमेंट पे जाए जो राइट एग्रीमेंट पर आ जाए कि नोटिस देने की जरूरत नहीं, या फिर ये प्री डिसाइडेड हो। ऐसे किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपका जो नोटिस है डिसऑनर का वो एक्सक्यूज कर जाएगा। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे दोस्त, टॉपिक वाइज जाएंगे, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि टॉपिक मैं आपको हाईलाइट करता जाऊंगा, आप मेरे साथ लिखते आना। ऐसे क्वेश्चंस 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में 7 नंबर का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, तो जो नहीं वो 7 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन जाए, मैं वो भी दिखा दूंगा। 7 नंबर में 2 पार्ट बना दें, 3 नंबर का एक, 4 नंबर का एक, और फिर क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे। आओ उड़ाते हैं। चलो पहला टॉपिक लिखो, प्रॉमिसरी नोट। जरा जल ग्रहण करने दो तो उड़ा देंगे इसको भाई आज पूरा। आ जाइए। कह रहे हैं जी, आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय मिस्टर ऑनेस्ट इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स। तो आपसे पूछा जा रहा है, जरा बताओ ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है, बता देंगे। चलो, आई प्रॉमिस टू पे डी सन्स रुपीज 10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। डी हैज 2 सन्स। याद रखें, स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक डेट। कह रहे हैं मैं डी के बेटे को 10,000 रुपए देने का वचन देता हूं, और डी के 2 बेटे हैं। अबे कौन से बेटे को भाई? पर्सन स्पेसिफाइड नहीं है तो प्रॉमिसरी नोट्स वैलिड नहीं है। पढ़ लेते हैं फिर भी। ओके, इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय मिस्टर ऑनेस्ट इज नॉट अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट as D has 2 sons and it is not specified in the promissory note that which son of D is the payee. I believe ये आप ऐसे समझ गए होंगे। दूसरे पे चलते हैं। I promise to pay rupees 5,000 on demand at my convenience. ओए होए होए, कहते हैं जी जब आप चाहेंगे, जब आप डिमांड करेंगे तो मैं अपने कन्वीनियंस पे डिसाइड कर लूँगा कि मुझे आपको पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है। साला तुम अगर अपने कन्वीनियंस पे डिसाइड करोगे तो प्रॉमिस नोट कहाँ से हो गया? तुम्हारी तो लाइबिलिटी कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पैसा देने में किसी को कभी कन्वीनियंस लगा है? जब हम बोलेंगे वो पेमेंट आपको करना था, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, सो देखते हैं फ्यूचर में कभी करते हैं। मारा थप्पड़ खींच के। प्रॉमिस नोट्स है स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड डेट एंड नॉट ऑन योर कन्वीनियंस ऑन द डेट मेंशन ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आ जाओ, तो ये भी वैलिड नहीं, पढ़ लेते हैं।
बी पॉइंट, इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय मिस्टर ऑनेस्ट इज नॉट अ वैलिड परमिट नोट। क्यों? मेंशन इन द एंड इज नॉट एन अनकंडीशनल, कोई अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, तुम तो कंडीशनल डाल रहे हो कि मन हुआ तो दे देंगे, है ना। एक और पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक पार्ट और भी है क्वेश्चन में, वो भी देखो। तीसरा क्या है भाई, ये भी देख लो। हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी टू इश्यू अ प्रॉमिस नोट्स पेबल टू बियरर। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है? बड़ा प्यारा सवाल, इधर आ जाओ। एज पर सेक्शन 31 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, promissory note cannot be made payable to the bearer. Only the RBI, central bank, can make or issue a promissory note payable to bearer. Payable to bearer बोले तो जिसके पास चेक है उसको पैसा दे दो। ये सिर्फ आरबीआई कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आ जाइए। क्रॉसिंग ऑफ चेक आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, उस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा देते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चन पे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, पूरे आंसर को फ्रेम करते पढ़ के नहीं बता रहे होंगे, क्वेश्चन समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको समझना है, आंसर बड़ा आसान होगा। आ जाओ। मिस्टर मुरलीधरन ड्रॉ अ चेक पेबल टू मिस्टर व्यास और ऑर्डर, उनके ऑर्डर की बात करी जाएगी। मिस्टर व्यास लॉस्ट द चेक, क्या हम लोग टॉपिक कंसेप्ट पढ़ चुके हैं? यस। एंड वॉज नॉट अवेयर ऑफ द लॉस ऑफ द चेक। द पर्सन हु फाउंड द चेक फॉर्ड द सिग्नेचर ऑफ मिस्टर व्यास एंड इंडोर्स इट टू मिस्टर परशुनाथ। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा था, याद करो, जहां पर हमने बोला कलेक्टेड बैंक जो है, पेमेंट बैंक जो है, उनकी क्या लाइबिलिटी बनती है, बोला था क्या? हाँ बोला था, उसके अकॉर्डिंग जाना है। समझ आ रही बात? क्या कलेक्टेड बैंक और पेई बैंक और जो पर्सन था उन सब की लाइबिलिटी क्या आ रही, उस मुताबिक सोचना है। आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर प्रसन्नाथ एज दो कंसिडरेशन फॉर गुड्स बॉट बाय हिम, उन्होंने जिससे गुड्स खरीदे उसको दे दिया चेक। मिस्टर प्रसन्नाथ इन कैश द चेक ऑन द वेरी सेम डे फ्रॉम द ड्रॉई बैंक। मिस्टर व्यास इंटीमेटेड द ड्रॉई बैंक अबाउट थेफ्ट ऑफ द चेक आफ्टर 3 days। एग्जामिन द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई बैंक। सवाल पूछा लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई बैंक क्या है। एक सिंपल सा आंसर करते हैं, बहुत ध्यान से। चेक कैसे पेमेंट होता है? बहुत ध्यान से। चेक पेमेंट होता है प्रेजेंटमेंट ऑन डिमांड, हाँ या ना? जल्दी बोलो, कैसे पेमेंट होता है? प्रेजेंटमेंट ऑन डिमांड। दूसरे पर जाओ। इस कंडीशन में क्या हुआ है? कंडीशन बोला जा रहा है आफ्टर 3 days, तो जब वो प्रेजेंट हुआ उसके 3 दिन बाद भैया को याद आया कि उनका चेक खो गया है। तीसरे पर जाओ। क्वेश्चन हमसे जानना चाह रहा है, ओके क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है? एग्जामिन द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई बैंक। अरे वो क्यों होगा भाई? डिस्चार्ज द लाइबिलिटी, डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉई बैंक। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, तुमने किसी को चेक दिया, ये लो चेक निकाल लेना मेरे अकाउंट से 100 रुपया। अरे बड़े आदमी तुम, सुनो, तुम्हें किसी 100 करोड़ की बात करी मैंने, तुम्हारी बात करो ना यार, बड़े आदमी। तुमने किसी को चेक दिया कि मेरे अकाउंट से 100 करोड़ रुपए निकाल लेना। वो चेक वो लेके गया, वो चेक उससे खो गया, वो चेक किसी और को गया, वो चेक जिसको गया उसने उठा के किसी और को दे दिया, उसने उठा किसी और को दे दिया, और ये सब कुछ 1 महीने के अंदर अंदर हो गया। चेक पे वैलिडिटी 3 महीने की है। तुम बहुत चतुर चालाक, 100 करोड़ का चेक लिख रहे हो, ना तुमने क्रॉसिंग करी, ना अकाउंट पे लिखा, ना नॉट निगोशिएबल लिखा, कुछ नहीं किया भाई। तो लाइबिलिटी किसकी है? गलती जिसकी, लाइबिलिटी उसकी। कुछ बात समझ आई? अगर तुम अकाउंट पे लिख देते तुम बैंक को लायबल ठहरा देते, अगर तुम क्रॉसिंग ऑफ चेक कर देते बैंक को लायबल ठहरा देते, तुम नॉट निगोशिएबल लिख देते तो फर्दर निगोशिएशन नहीं होता, तुम बैंक को लायबल ठहरा देते। तुमने अपने एंड पर तो कुछ करा ही नहीं। तो डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई बैंक, तो बैंक की लायबिलिटी क्यों है? समझ गए? अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कंसेप्ट बता चुका हूं, सीधे सोल्यूशन पे जाएंगे, कंक्लूजन पार्ट देखेंगे बस। आ जाओ। Based on the provision of section 85 as stated above, the drawee bank is discharged when it has made a payment against the check payable to the order when it is purported to be endorsed by or on behalf of the payee. Even though the signature of Mr. Vyas is forged, the banker is protected and is discharged. बैंक तो protected ही होगा ना, क्योंकि बैंक का काम क्या है? चेक प्रेजेंट होगा, ऑन डिमांड उसका पेमेंट हो जाएगा, इतना ही काम है उसका। अब वो
आपका है उनका है उनका, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप क्रॉस कर दो, अकाउंट पे लिख दो, नॉट निगोशिएबल लिख दो, तब बैंक रिस्पॉन्सिबल है। पहले फोन कर कंफर्म करेगा, सर पेमेंट करना है, आप बोलोगे नहीं करना है, ओके। द ट्रू ओनर मिस्टर व्यास कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम द ड्रॉई बैंक इन दिस सिचुएशन। बैंक लायबल नहीं होगा क्योंकि अगर बैंक ऐसे लायबल होने लगे, मैं एक बात बताता हूँ, जो भी कुछ टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कभी भी उसको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखने तक मत सहमत रहें, अपने इसको थोड़ा ब्रॉडर लेके जाएं, क्योंकि आप जो फ्यूचर में पैसा बनाएंगे, जो वर्थ आपकी होगी, जो आपकी लोग वैल्यू करेंगे, वो आपने क्या पढ़ के कितना आंसर लिख के कौन सी रैंक लाई थी उससे नहीं होगी। आप कितना बेहतर सोच पाते हैं, कितनी बेहतर एनालिसिस कर पाते हैं, सिचुएशन कंडीशन को देख के रिस्पॉन्ड कैसा करते हैं उस पर आता है। आपसे पूछा कि यार वो चेक का बताओ जरा, बैंक लायबल क्यों नहीं होगी, तो आपने कहा वो उसमें ऐसा था तो ऐसा नहीं, नहीं आपको बताना है ना। अगर ऐसा होने लगे तो ये फ्रॉड को प्रमोट करना शुरू कर देगा। हम तुमको चेक देंगे, अगर बैंक लायबिलिटी लेना शुरू कर दे, सिर्फ सोचो, हम तुमको चेक देंगे और हमने तुमको चेक दिया, तुमको हमने बोला कि सुनो काम करो, इसको ना तुम जानबूझ के किसी और को दे दो, और हम बोल देंगे हमको पता नहीं था, तुम बोल देना हमारे पास से चेक खो गया और बैंक से पैसा ले लिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, तो इसलिए इसको नहीं करते। दूसरा एग्जांपल, बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी होती है कि अगर उनके काउंटर से कोई पैसा मिसमैच हो गया तो उनसे पैसा वो लिया जाएगा। अब तुम बोलो ये तो गलत बात है। गलत बात क्यों है भाई? तुमको उसी काम के लिए बैठाया गया, उसी काम के लिए तुमको सैलरी दी जा रही है। तुमने कहीं से पैसा लिया, 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, किसी ने आके 10 लाख रुपए डिपॉजिट किए, तुमने पैसे मार दिए, गायब भी कर दिए, और बैंक ने कहा है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसकी लाइबिलिटी लेते हैं, तब तो हर दिन पैसे मारे जाएंगे। और बैंक ने क्या किया, बड़ा सिंपल रूल बना दिया कि जिसके काउंटर नंबर पे उसने जितनी रिसिप्ट डिपॉजिट की ली है उसके अकाउंट में वो प्रेजेंट होनी चाहिए, वो मैच करनी चाहिए। ये रीज़न है कि बैंक कस्टमर के लिए 4-5 बजे तक खोला जाता है और बैंकर रात 8-9 बजे तक वहाँ रहते हैं, वो टैली कराते रहते हैं जो पैसा आया था, जो पैसा उनके काउंटर में दिख रहा है, दोनों टैली हो रहा है, मैच हो रहा है कि नहीं। और किसी का नहीं मैच हुआ तो उस व्यक्ति की इंडिविजुअल लाइबिलिटी है कि वो उस पैसे को अपनी सैलरी से भरे। कुछ बात समझ आई? इसीलिए लोग बहुत सतर्क रह के काम करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोकस करिए। ए साइन हिज नेम ऑन ब्लैंक चेक विथ नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग। लिख दिया इसने ब्लैंक चेक पर नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग, मतलब ए अगर बी को चेक देते हैं तो बी फर्दर निगोशिएट नहीं कर सकते। आगे बढ़ो। which he give to B with an authority to fill up a sum of rupees 13,000 rupees only, but B fill it for rupees 5,000। तो ये 1300 रुपये होगा, हो सकता है, अमाउंट देख लेना। B then endorse it to C। यही गड़बड़ हुई है। अगर चेक पर लिखा हुआ है नॉट निगोशिएबल तो B को फर्दर निगोशिएट नहीं करना चाहिए था। क्या बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ओके और क्या लिखा हुआ है? ओके कंसिडरेशन ऑफ 5,000 who take it in good faith। और सी ने गुड, तुम चाहे जिस फेथ में लिए हो, अगर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ है तो एक सिंपल सी बात है, क्या इनको एक बेटर टाइटल मिलेगा? बहुत ध्यान से, बेटर टाइटल, क्या सी को बेटर टाइटल मिलेगा? द आंसर इज नो, है ना। अगर सी को टाइटल नहीं मिला, सी को टाइटल नहीं मिला मतलब ओनरशिप नहीं मिली, और ओनरशिप नहीं मिली चाचा तो सी कैन नॉट रिकवर द अमाउंट। बात खत्म भाई। जो मालिक होगा वो पैसा वापस ले पाएगा ना। तो क्वेश्चन वेदर सी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द अमाउंट, नहीं नहीं कर सकते। क्यों? अरे नॉट निगोशिएबल है। ए ने बी को चेक दिया है तो ओनरशिप सिर्फ बी के पास है, बी इसको फर्दर निगोशिएट कर ही नहीं सकते। बी ने किया, सी ने गुड टाइटल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, क्योंकि नॉट निगोशिएबल ऑलरेडी कंसेप्ट दे चुका हूं, कंक्लूजन पे चलेंगे सीधे। आ जाओ। बेस्ड ऑन द अबव स्टेटेड फैक्ट, सी इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिकवर द फुल अमाउंट फ्रॉम ए और बी एज सी कैन नॉट एक्वायर अ टाइटल बेटर देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर बी। बता चुका आपको, है ना। तो कंसेप्ट पता है तो वो आंसर कितना आसान हो जाता है। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, हम आ चुके हैं यहाँ पर, चलो उड़ा दे समझ रहे हो तुम भाई? क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते साथ दिमाग में आंसर लॉक हुआ, क्या इसका आंसर ये हो सकता है? आ जाओ, टॉपिक लिख लेना, होल्डर एंड ड्यू कोर्स। कंसेप्ट दे चुका हूं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करा रहा हूं। चलिए, मिस्टर ने ड्रॉ चेक ऑफ रुपीज 11,000 एंड गिव इट टू मिस्टर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट।
वाह, तुम देख रहे हो दिल कितना बड़ा है। गिफ्ट में चेक दे दिया, ले जाओ खुश रहो। आगे बढ़ते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर, पहला कंडीशन पढ़ो। मिस्टर बी इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कहते जी मिस्टर बी होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ओके जी। एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, बड़े प्यार से। मिस्टर बी ने ड्रॉ चेक ऑफ ₹11,000, गिव इट टू मिस्टर बी बाय वे ऑफ गिफ्ट। जनाब, होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए कुछ बातें होनी चाहिए। पहला क्या है कि जो ये होल्ड हुआ हो वो कैसा हुआ हो, गुड फेथ में हुआ हो। हम तो तुम्हें गिफ्ट दे रहे हैं, गुड फेथ कहाँ है। दूसरा, ये जो होल्ड हुआ हो फॉर कंसिडरेशन हुआ हो, कंसिडरेशन की तो बात ही नहीं, हम तुम्हें गिफ्ट में दे रहे हैं। तीसरा, ये विदाउट नोइंग द फैक्ट ऑफ डिफेक्ट हुआ हो। भैया हम तुम्हें गिफ्ट में दे रहे हैं, डिफेक्ट कहाँ से आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर बी पहली कंडीशन में होल्डर तो हैं, बिल होल्ड कर रहे हैं, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मिस्टर बी इज इंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ऑफ 11,000 फ्रॉम द बैंक। ओके जी। अब देखो, ये 11,000 रुपये बैंक से पा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं मिस्टर बी इज इंटाइटल टू रिसीव। अगर पैसा मिल रहा है इस कंडीशन में तो यस, अब यहाँ पे दिख रहा है कि बी गुड टाइटल मिल रहा है ना, बी को बढ़िया टाइटल मिला हुआ है। साथ में बोनाफाइड है कि इनको चेक मिला है, चेक लेके जा रहे बैंक में लगा रहे हैं और पैसा पा रहे हैं, और साथ में ये एक होल्डर है अगेन। अब बच्चे के मन में आएगा सर होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए गुड फेथ में चेक का या इंस्ट्रूमेंट का होना, साथ में फॉर कंसिडरेशन होना, और साथ में विदाउट नोइंग द फैक्ट ऑफ द डिफेक्ट, कि डिफेक्ट भी हो सकता है। गिफ्ट दे रहे हैं, डिफेक्ट कहाँ होगा। तो पढ़ लो जरा पहली कंडीशन, यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्सप्लेनेशन में गया। पहली कंडीशन, बी इज अ होल्डर बट नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, वही बातें जो लिखी वही लिखी होंगी। दूसरा, मिस्टर बी इज अ टाइटल इज गुड एंड बोनाफाइड, हाँ बिल्कुल ठीक है, पैसा मिल रहा है। एज अ होल्डर ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव, पैसा मिल रहा है। चलो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाओ। तुम देख रहे हो बस, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 28, चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पहला, ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹5 लाख, एक्स एक्सेप्टेंस टू द बिल इज फॉर्ड, ए टेक द बिल फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ बिफोर द बिल बिकम पेबल। बहुत अच्छी लाइन है, गुड फेथ बिफोर द बिल बिकम पेबल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज अ पोजिशन ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स बिफोर नोइंग द फैक्ट ऑफ द डिफेक्ट या डिसऑनर ऑफ द बिल। आगे बढ़ो। स्टेट विद रीजन वेदर ए कैन बिकम कंसिडर्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड वेदर ही, मतलब ए, कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल फ्रॉम एक्स। ओके, तो अगर हम ये देखना चाहें तो क्या वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो प्राइमा फेशिया देख के तो लग रहा है। बट अगर आप मेरे से बोलें क्या वो अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चनेबल है। पढ़ के देखते हैं यार इसको। कंडीशन उठा लो, ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹5 लाख, एक्स एक्सेप्टेंस टू द बिल इज फॉर्ड। कंडीशन देखो, झूठा है मामला। ए टेक द बिल फ्रॉम हिज कस्टमर फॉर वैल्यू एंड इन गुड फेथ बिफोर द बिल बिकम पेबल। ए ने कस्टमर से वो बिल लिया है और एक्स ने जो एक्सेप्टेंस दी है वो झूठी है। अगर हमसे पूछा जाए कि क्या पैसा मिल जाएगा, एक्स को पैसा रिसीव होगा, लाइन है ना, ए कैन रिकवर, यस ए कैन रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम एक्स। भैया झूठ में मामला है, तो पहला आंसर तो ये नोट ही कर लो, ए कैन नॉट रिकवर, पैसा तो नहीं मिलेगा। ए कैन नॉट रिकवर दी अमाउंट, कॉपी में लिख लिया गया पहला तो ये। और क्या पूछा गया है, स्टेट विद रीजन वेदर ए कैन बी कंसीडर्ड एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ओके जी, तो हम कहते हैं यस, बिल्कुल यस, बिल्कुल यस, लेकिन ए कंसीडर हो सकते, नोट करो नोट करो, लिखो ना, बैठे का हो। ए कंसीडर होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो मन में आपके प्रश्न आएगा, सर अगर ए को ड्यू कोर्स कंसीडर करा जा रहा है तो अमाउंट क्यों नहीं रिसीव कर पा रहा है। अभी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, आ जाओ जरा पहले देख लेते हैं। अब इस लाइन को पहले पढ़ो जरा, क्या लिखा है।
एज ए इन दिस केस प्राइमा फेसिया ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम देख के ऐसा लग रहा है बिकम अ पोजेसर ऑफ द बिल फॉर अ वैल्यू, पैसे के लिए है 5,000, जो भी 5 लाख की बात हुई, एंड इन गुड फेथ बिल्कुल ये भी है, एंड बिफोर द बिकम पेबल ही कैन कंसिडर होल्डर इन ड्यू कोर्स, पेमेंट से पहले विदाउट नोइंग द फैक्ट उसको ड्यू कोर्स तो माना जा रहा है। ठीक है, आ गया वो, बट अब यहां से मामला बदलेगा। वेर अ सिग्नेचर ऑन द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फोर्ड, जहां पर साइन आपने फ्रॉड से कर रखी, कुछ भी कर रखा है, इट बिकम्स नलिटी, वो नल हो जाएगा। द होल्डर ऑफ अ फॉर्ड इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट इनफोर्स पेमेंट देर ऑन। इस पूरे क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट ऐसे उठा के दे दे, फॉर्ड वर्ड हटा दे, तो ए यहां पर होल्डर इन ड्यू कोर्स भी हो जाएंगे, ए अमाउंट भी रिकवर कर पाएंगे, और एक छोटा सा वर्ड लगा दिया फॉग्ड, तो आपको समझ आया कि ड्यू कोर्स भी नहीं है क्योंकि वो नल हो गया, इंस्ट्रूमेंट ही नल हो गया, ड्यू कोर्स भी नहीं है, अमाउंट भी रिकवर नहीं हो रहा। तो बस अब वो आपको समझ में आ गया। कंक्लूजन देख लो, ए कैन नॉट रिसीव द अमाउंट ऑन द बिल। एक छोटे वर्ड से पूरे आंसर में डिफरेंस आ गया, क्योंकि क्वेश्चन देखते ही लगा यार वो गुड फेथ में ले रहा है, हाँ ले रहा है, यार वो कंसिडरेशन के लिए ले रहा है, हाँ ले रहा है, यार विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो डिफेक्ट हो जाएगा ऐसा भी हो रहा है, हाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। बट वो एक पॉइंट निकल के आया कि जो उसका सिग्नेचर था वो फॉग था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलिए फटाफट। ये भी होल्ड एंड ड्यू कोर्स है, समय क्यों लगाएंगे इस पर फिर। होल्ड एंड ड्यू कोर्स ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन करवा दी मैंने आपको ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस टॉपिक से ले लेंगे। हाँ ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में भाई साहब दबा के बनाए इंस्टीट्यूट और दे दे तुमको तो भाई मजा आ जाए, मजाक से हटके। तुमसे ज्यादा खुश आदमी कौन होगा धरती पर, है ना। आ जाओ समझते हैं। इट इज रीजन वेदर ईच ऑफ द फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन। मेरे भाई याद है भाई, तुम एकदम रट के गए, तो होता है इनलैंड में ये होता है, फॉरेन में ये होता है, इंग्लैंड भारत में होता है, फॉरेन विदेश में होता है, इंग्लैंड में 1 साइन होता है, फॉरेन में 3 साइन होता है। ठीक है, इंग्लैंड में नोटिंग दिया जाता है, फॉरेन में आपका प्रोटेस्ट होता है। ठीक है रटो, लेकिन कंसेप्ट भी बिल्डअप करो। तो इनलैंड फॉरेन होता है क्या, तुमने समझा हुआ है, जरा पिक करते हैं एक एक करके। सबसे पहला, राम ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज इन दिल्ली, इंडिया में ड्रॉ हुआ है, बात ही खत्म हो गई। फिर नहीं, सोचो सोचो सोचो, पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो। अगर इंडिया में ड्रॉ हुआ है, इंडिया के लिए हुआ, ड्रॉ इंडिया में है ना, पेमेंट कहीं भी हो रहा हो, तो जनाब पहला वाला इंग्लैंड है। दूसरे पर आ जाओ, रमेश ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज इन मुंबई। अच्छा मुंबई कहाँ है, भारत से बाहर है क्या। नहीं यार, भारत का दिल है, कैपिटल है। बच्चा कहता है सर दिल्ली है सर, अरे फाइनेंशियल कैपिटल, अपन कॉमर्स पढ़ रहे हैं। तीसरा पर आओ, अजय ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया यहाँ पर है, बात खत्म, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। आगे बढ़ जाओ, मुकेश ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज इन लखनऊ, लखनऊ तो भाई दिल है देश का, हम भी यहीं रह रहे हैं अभी फिलहाल तो है, लेकिन रेसिडेंट कहाँ का है ये भी पढ़ लो, चाइना। एंड एक्सेप्टेड टू बी पेबल, और पेमेंट कहाँ होना है, चाइना, कंफ्यूज मत होना। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, जहां का रेसिडेंट, जहां का पेमेंट होना है, तो भैया वहीं पर जाके प्रोटेस्ट हो सकता है ना। तो आप कभी भी कोई बिल उठाएंगे, उसमें छोटी सी लाइन लिखी होती है फ्रंट पे या तो बैक ऑफ द बिल, कि हर तरह के केस इस पर्टिकुलर लोकेशन पर ही निपटाए जाएंगे जहां पर वो ऑफिस है। तो चाइना का बिल, प्रोटेस्ट वहां होना है, चाइना में ही पेमेंट होना है। हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके बाद ड्रॉ लखनऊ में हुआ है अपॉन दिनेश और रेसिडेंट, लेकिन वो कहाँ का है, हम लखनऊ में बिल लिख रहे हैं एक व्यक्ति के ऊपर जो चाइना का है, पेमेंट चाइना में होनी है, तो बिल इंडिया का कैसे हो जाएगा। नहीं, आंसर दिखा दिया तुमको, तुम खुश रहो। पहला हमने बोला था इनलैंड है, हाँ है। दूसरा हमने बोला था इनलैंड है, हाँ है। तीसरा हमने बोला था फॉरेन है, हाँ है। चौथा हमने बोला था फॉरेन है, हाँ है, बात खत्म हो गई। और रीजन तुमको दे चुका हूँ, तो इस पर समय क्यों बिगाड़ना। अगला, मैच्योरिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कह रहे जी कौन सा बिल कैसे और कब मैच्योर होगा। हमने कहा जी हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है, चलो पढ़ लें, उड़ा दें इसको, तड़तड़ा कैसे धड़ 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 धड़, आ जाओ उड़ा देते हैं। देख रहे हो तुम, सवालों की बौछार हो रही है, पेपर में यही होगा जी। भारत एग्जीक्यूटेड अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ भूषण फॉर 5 करोड़, ये हुई ना बात। द सेड अमाउंट वॉज पेबल 3 days आफ्टर साइट। भूषण ऑन मैच्योरिटी प्रेजेंटेड द प्रॉमिसरी नोट ऑन 1 January टू भारत। भारत मेड द पेमेंट ऑन 4 January। तो क्या वो 3 दिन वाली बात हुई। हाँ, 1 तारीख को आया, 4 तारीख को पेमेंट। भूषण वांट टू रिकवर इंटरेस्ट फॉर 1 day फ्रॉम भारत
कह रहे एक दिन का इंटरेस्ट चाहिए, मतलब ये टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है, टॉपिक लिखो कॉपी में, ये टॉपिक है क्लेम ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। एक दिन का इनको क्लेम चाहिए, हमने कहा चलो देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है। ओके, एडवाइस करना है भारत को, इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वेदर ही इज लाइबल टू पे द इंटरेस्ट फॉर वन डे। कहना जी जरा बताओ एक दिन के लिए लाइबल है क्या? तो यार सिंपल सी बात है, मुझे सिंपल सी बात बताना, बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगर 1 जनवरी को बिल लिखा गया, ध्यान से, जनवरी 1 को बिल लिखा गया जिसमें 3 डेज के बाद पेमेंट करने की बात थी, तो बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी? 4 जनवरी बनेगी। पेमेंट कब करा? 4 जनवरी करा। तो किस बात का इंटरेस्ट चाहिए तुमको? क्या इसने बोला था 3 तारीख को पेमेंट कर देंगे? नहीं, इसने बोला था 3 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। तो पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, मामला खत्म। पढ़ लो। इन द गिवन केस भारत विल सक्सीड इन ऑब्जेक्टिंग टू भूषण क्लेम। भारत पेड राइटली 3 days आफ्टर साइट सिंस द बिल वॉज प्रेजेंटेड ऑन 1 जनवरी। भारत वॉज रिक्वायर्ड टू पे ओनली ऑन द 4 जनवरी, उसने करा भी है, एंड नॉट ऑन 3rd एज कंटेंटेड बाई भूषण। भूषण कहता 3 तारीख को पैसा क्यों नहीं गया? मारे थप्पड़, 1 तारीख को बिल दिए, 3 दिन का एक्सेप्टेंस दिए, ग्रेस पीरियड, तो 4 तारीख को ही पेमेंट होगा ना भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। निगोशिएशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये तो आपको बता ही चुके हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, कुछ इसमें ऐसा खास नहीं। जहां पर आपसे बोला जा रहा है भैया जरा बताओ, निगोशिएशन बोले तो n नंबर ऑफ टाइम याद रहेगा। आ जाओ। M draw check amount rupees 2 lakh payable on to N and subsequently delivered to him. Okay. After receipt of check, N endorse the same to C. N ने चेक ड्रॉ करा, उस पर निगोशिएशन वगैरह नहीं लिखा है। M ने चेक ड्रॉ करा, उन्होंने N को दिया, N ने C को दिया, बट केप्ट इन सेफ लॉकर। ओए होए 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 लॉकर में रख लिया। आफ्टर सम टाइम N डाइड, N के लॉकर में चेक पड़ा हुआ है, एंड P फाउंड द चेक, चेक P को मिल गया। इन N सेफ लॉकर, P को चेक मिल गया जो N के लॉकर में था। डज दिस अमाउंट टू एंडोर्समेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? हाँ जी, क्यों नहीं, लेकिन कंडीशन है, बहुत ध्यान से कंडीशन है। यहां पर 2 चीजें हमें देखनी। पहला, M ड्रॉ अ चेक अमाउंट 2 लाख पेबल टू N, मतलब N का नाम लिख दिया तो P को पैसे क्यों ही मिलेंगे? फिर लॉक करते हैं इस पर, कंक्लूजन पे जाओ डायरेक्ट। P does not become the holder of the check as the negotiation was not completed by delivery of the check to him, क्योंकि उनको डिलीवर हुआ ही नहीं है। तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब पैसे आपको तो ना मिलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। हर एक क्वेश्चन को लॉक करते चलिए, साथ में उसके कंसेप्ट को समझते चलिए, और जो कंसेप्ट उसके पीछे बता रहा हूं उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना, हवा में चीज ना रहे। आ जाओ। मनोज ओज मनी टू उमेश, मनोज ने उमेश का रिलेशनशिप पैसे को लेके बना, देयरफॉर ही मेक अ प्रॉमिस नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ उमेश। मनोज ने उमेश से पैसे लिए और उसके फेवर में प्रोमिसरी नोट लिख दिया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। फॉर सेफ्टी ऑफ ट्रांसमिशन ही कट द नोट इन हाफ एंड पोस्ट 1 half टू द उमेश। ही देन चेंज हिज माइंड, ओए होए होए, पहले तो आधा रखा उनके पास, फिर माइंड बदल लिया, एंड कॉल अपॉन उमेश टू रिटर्न द हाफ ऑफ द प्रोमिस नोट विच ही हैड सेंट उमेश, रिक्वायर मनोज टू सेंड द अदर हाफ ऑफ द प्रोमिस नोट। सवाल पूछा रहा है, जरा बताओ कि क्या इनको पेमेंट करनी पड़ेगी? तो उसी हाफ वाली कंडीशन पे बात जाएगी, जो हाफ उन्होंने सेंड कर दिया है उसके लिए तो लायबल रहना पड़ेगा, बाकी हाफ के लिए वो मेंटेनेबल है। आ जाओ चेक करते हैं। डिसाइड हाउ राइट ऑफ द पार्टीज आर टू बी एडजस्टेड, देयरफॉर राइट्स क्या हैं ये बताने हैं। तो पहले कुछ कंसेप्ट ले लो, उसके बाद चलते हैं ना। आ जाओ। क्या डिलीवरी वॉलंटरी हुई थी? हाँ, उसने अपने मन से दिया था। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी पास टू द प्रॉपर्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। हाँ, उसने अपने मन से हाफ प्रॉमिस नोट उठा के दिया कि आपको पेमेंट में ऐसे करने वाला हूँ। द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, क्या एक्चुअल डिलीवरी हुई थी उसने इंस्ट्रूमेंट उठा के दिया था? हाँ, ये सेम बात थी। थोड़ा और आगे बढ़िए।
डिलीवरी रिफर्स टू द होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड नॉट, यहीं से पार्ट पकड़ लो, नॉट मेरली अ पार्ट ऑफ इट। उसने क्या पूरा प्रॉमिसरी नोट दिया था? आंसर इज नो, उसने हाफ दिया था। डिलीवरी ऑफ हाफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ द होल। कॉपी में ही लिख लो, है ना, कि हाफ इंस्ट्रूमेंट का 1/3 है, 1/5, ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम चौंकोगे नहीं। फुल डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज कंसीडर्ड, हाफ डिलीवरी इज नॉट कंसीडर्ड। आगे बढ़ जाइए, कंक्लूजन क्या निकल के आया, यहीं से समझ गए ना, फिर भी पढ़ लो। क्लेम ऑफ उमेश टू हैव द अदर हाफ ऑफ द प्रॉमिस नोट सेंट टू हिम इज नॉट मेंटेनेबल। मनोज is justified in demanding the return of the first half sent by him. He can change his mind and refuse to send the other half of the promissory note. तो आपके दिमाग में बात आ गई होगी, हाफ इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आप क्वेश्चन में 1/3 आए, 60% आए, 1/5 आए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऑल गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, है ना, ये कर चुके हैं ना, बस नाम अलग था। वहाँ पे आपका HIGE ऐसे नाम था, यहाँ पर NMPQR, कोई दिक्कत नहीं। अगला चलो, ए इज अ पे एंड होल्डर है, नॉट बोल्डर, होल्डर ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ही इंडोर्स इन ब्लैंक एंड डिलीवर्ड टू बी, हो चुका है इंडोर्समेंट, जहाँ पर नोटिस के साथ हो, ठीक है। एक और उठाते हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी ऑन नोट बिल ऑफ, डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी कर चुके हैं हम लोग अभी, आज कंसेप्चुअल करा था, है ना, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन देख लो, नहीं तो मिलेगी जल्दी खत्म हो गया। एक बार देख लेते हैं जल्दी से, आ जाओ आ जाओ। डिस्चार्ज लाइबिलिटी कर चुके हैं, बट फिर भी देख लो। सी इशू चेक फॉर ₹50, ये बैंक वाली कंडीशन है, इतने का चेक दिया इन फेवर ऑफ डी। सी हैज सफिशिएंट अमाउंट इन हिज अकाउंट विद द बैंक, द चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड विद इन रीजनेबल टाइम, 3 महीने के अंदर नहीं हुआ, टाइम टू डाई बैंक फॉर रिपेमेंट एंड द बैंक इन द मीन टाइम बिकेम बैंकरप्ट, बैंक ही बैंकरप्ट हो गया। नहीं, वो बैंकरप्ट हुआ है। डिसाइड द पोजीशन ऑफ नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट वेदर डी कैन रिकवर द मनी फ्रॉम सी, बहुत सिंपल बात है। इन द गिवन केस उसके पास पैसे थे, तुमको रीजनेबल टाइम में लगाना चाहिए था, तुमने नहीं लगाया अगर, तो वो क्यों होगा भाई। इन द गिवन केस ड्रॉअर सी हैज सफिशिएंट damage as check was not presented by D within reasonable time, hence C will be discharged but D will be the creditor of bank for the amount of check and can recover the amount from the bank। वो जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने कलेक्टेड बैंक और बियर बैंक में या पे बैंक में, किसकी लाइबिलिटी होगी, तो नॉर्मली हम बोले बैंक की लाइबिलिटी नहीं होगी, बट अगर हमने आपको चेक दिया, आपने उसका और जिसके बिहाफ पर चेक दिया उसके अकाउंट में पेमेंट भी है, आपने हमें पेमेंट नहीं करी एज अ बैंक और आप हो गए वहाँ पे इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, तो उस व्यक्ति की लाइबिलिटी नहीं, अब बैंक की लाइबिलिटी है। ये कंडीशन ध्यान रखना, ठीक है। बैंक अगर बैंकरप्ट हो रहा है तो बैंक की लाइबिलिटी है, अब उसकी एसेट्स बेच के पेमेंट होगी। मटेरियल अल्टरेशन एंड इट्स इफेक्ट, अगर कुछ अल्टरेशन होता, बदलाव होता, उसके इफेक्ट क्या है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, एग्जाम में आ गया, एटलीस्ट CTC क्लासेस का बच्चा नहीं चौकेगा। आ जाओ, अ बिल ऑफ एक्सचेंज वाज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर पेमेंट, द होल्डर एडेड द वर्ड ऑन डिमांड ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, डज दिस अमाउंट टू एनी मटेरियल अल्टरेशन। नहीं भाई, पेबल ऑन डिमांड का मतलब जब उस बिल का प्रेजेंटमेंट होगा तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान रखना पेबल ऑन डिमांड जो होता है वो सिर्फ चेक होता है, ये दिमाग में बात रखिएगा, ठीक है। ओके, तो मटेरियल इफेक्ट पूछा जा रहा है, 4-5 लाइनें चिपका दीजिए, आ जाइए मेरे साथ। 37 कर चुके हैं, 41 क्वेश्चन लिए टोटल। एन अल्टरेशन इज मटेरियल विच इन एनी वे अल्टर द ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज देयर टू। एनी अल्टरेशन इज मटेरियल विच अल्टर द बिजनेस इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ यूज्ड फॉर एनी बिजनेस पर्पजेस। दूसरे पर आओ, in the given case a promissory note was made without mentioning any time for payment, the holder added the word on demand on the face of the instrument। तीसरा, as per the provision, यहाँ पर मस्त सी लाइन है, this is not a material alteration as a promissory note where no date of payment is specified
will be treated as payable on demand. Hence, adding the word on demand does not alter the business effect of the instrument. आप कह रहे हैं जी ऑन डिमांड पेमेंट हो जाएगा, तो ठीक है पेमेंट करो, उसमें बिजनेस पे कहाँ से इफेक्ट पड़ जाएगा। और एक सिंपल बात है, पेबल ऑन डिमांड या पेबल ऑन प्रेजेंटमेंट ये नॉर्मली चेक के लिए यूज होता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, देख के अच्छा अच्छा फील आ रहा है। हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड, द बिडर बिड द टेंडर फ्लोटेड बाय सुपर केयर हॉस्पिटल, द टेंडर अटैचिंग अ चेक। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ध्यान से पढ़ो इनको, हवाबाजी में पढ़ाई ना करें, नहीं पता लगा आपने सब पढ़ लिया, एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आने हैं और आप रह गए, है ना। ओके जी, आइए, बिड लगा रहे हैं, बिडर हैं और वो टेंडर है। बिड मतलब जो बोली लगा रहा है, जो टेंडर के लिए दे रहा है हमें, हाँ इतने में हम कर देंगे काम। अटैचिंग अ चेक डेटेड इतना फॉर 5 लाख टुवर्ड अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। सिंस द टेंडर प्रोसेस वाज एक्सटेंडेड, द टेंडरर रिटर्न द चेक एक्सपायरिंग 30 जून। 1 अप्रैल को लिखा, 30 जून को, अप्रैल मई जून, 3 महीने पूरे हो गए, नो आपका चेक एक्सपायर कर गया। To the bidder for its resubmission after having revalidated by changing the date of the check to 1st जुलाई। 30 जून को खत्म हो चुका है। Accordingly, the revalidated check was resubmitted by the bidder to the tender। फिर से उसने दिया। The check presented by the tenderer to the banker, it was dishonored by the bank। अब बैंक ने डिसऑनर कर दिया। Examine the check altered with a new date shall be deemed to valid check। अरे नया चेक बनाना चाहिए था ना भाई, सिंपल बात है ना, आपने उसी पे डेट काट के नया लिख दिया तो वो तो डिसऑनर होना ही है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन। वैलिडिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन केस ऑफ मटेरियल अल्ट्रेशन, आपने जो अल्ट्रेशन करा है वो गलत करा है, सेम चेक पे किया है। तो इन द गिवन केस, क्वेश्चन वगैरह पढ़ा, जो बिल डिसऑनर हुआ है ना। आजा भैया, कंक्लूजन देखो डायरेक्टली। चेक अल्टर्ड विद अ न्यू डेट शैल बी डीम्ड अ वैलिड चेक बाइंडिंग द बिडर फॉर पेमेंट। बट ध्यान रखें, नया चेक नई डेट के साथ बिडर को बाउंड करेगा। बट ये कहें उसी डेट चेक पे डेट काटी, क्वेश्चन को समझना इस लैंग्वेज में। सेम चेक पे डेट काटी और डेट बदल दी तो काम नहीं बनेगा। डिसऑनर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डिसऑनर चेक फॉर इनसफिशिएंट फंड इन डाई अकाउंट, ये करने लायक है क्वेश्चन। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 40 उड़ा दो। चलो 41 तक क्वेश्चन है, इसलिए बस, है ना, जय हिंद जय भारत करेंगे, सुकून के साथ करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, करा जाए। आ जाओ, चलो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। Bhoynath drew a check in favor of Surendra. After having issued the check, Bhoynath requested Surendra not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank. Okay जी, तुम समझ रहे हो, हमने एक चेक दिया और चेक देने के बाद हमने रिक्वेस्ट करी कि आप इसे बैंक में प्रेजेंट ना करें, और हमने एक पेमेंट रिक्वेस्ट को स्टॉप करने की रिक्वेस्ट बैंक भी भेज दी कि इस चेक का पेमेंट मत करिए। ये सही आदमी भाई कह रहे हैं, जो हमने सुरेंद्र को दिया है, मतलब ए ने बी को एक चेक दिया, फिर ए ने बी को, बैंक को एक रिक्वेस्टेड नोटिस भेज दिया कि पेमेंट नहीं करनी है। तो ये पूछा रहा है कि इसका कैसे करना है ना, क्या करना है। तो मेरे भाई सुनो, यहां पर जो क्वेश्चन दिख रहा है, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक इनसफिशिएंसी ऑफ द फंड की वजह से, ये एक ऑफेंसिव वर्क है, जहां पर आप काम ऐसे तो नहीं कर सकते, बट कंडीशन देख लेते हैं। ओके, ये पढ़ते हैं पहले, सेक्शन 40 समझो, कंसेप्ट लो, फिर उसके बाद इस पर चलेंगे, ठीक है। इधर देखते हैं, पहले यहां से चालू करते हैं, मेन लो। वंस अ चेक इज इश्यूड बाय द ड्रॉर, a presumption under section 113 negotiable instrument follow, and merely because the drawer issue a notice thereafter to the drawee to the bank for stoppage of payment, it will not preclude an action। उस पर एक्शन नहीं लिया सकते। कंक्लूजन पर जाओ। एक्ट ऑफ भोलेनाथ, his request of stop payment constitute an offense
अंडर द प्रोविजन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो आप किसी को चेक देने के बाद, इंटेंशनली चेक देने के बाद, उसके लिए कैंसिलेशन स्टॉप पेमेंट की रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते अगर सब कुछ सही गया है तो। बट यहाँ पढ़ते हैं, आफ्टर हैविंग इशूड द चेक इन्फॉर्म ड्रॉई नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट एंड एज वेल गेव अ स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट टू द बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेक इशूड टू सुरेंद्र। तो ये फैक्ट क्वेश्चन का दिया गया था, दिमाग में सिर्फ इतना रखेंगे कि अगर फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, चेक डिसऑन हो, कोई मतलब बनेगा नहीं। क्यों? इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, क्योंकि पैसे नहीं। हम आपको बताएंगे कब चेक लगाना है बैंक में। आखिरी प्रश्न निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, आप समझो हमने 41 क्वेश्चन करे हैं एक एक्ट से, समझ पा रहे हो? डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारे मिक्स कर दिए भाई। आ जाओ। मिस्टर मुदित इज द एम्प्लॉय इन सीनियर रिसर्च एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड। ही वेंट टू सुपर मॉल, अ डिपार्टमेंटल स्टोर, where he purchased some goods for his personal use on credit. Mr. Mudit gave a check drawn on the senior research analyst private limited company के नाम पे दे दिया account to Supermall toward the full payment of the dues. The check was dishonored. चेक डिसऑन हो गया है ना, बहुत ध्यान से। चेक डिसऑन हो गया by the company bank. Mr. Mudit was neither a director nor a person in charge of die company. वो है भी नहीं इसमें कुछ भी। कहने जी जरा बताओ क्या होगा। मिस्टर मुदित हैज कमिटेड एन ऑफेंस, ऐसा है क्या? तो एक सिंपल सी बात है, मुदित ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं करा। अगर कंक्लूजन पे जाएं, नो मिस्टर मुदित, पहले कॉपी में नोट करो, डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस। ऑफेंस क्या है कि हम चीट कर रहे हैं अपनी कंपनी को। हम इस कंपनी में काम भी कर रहे हैं, हमने कुछ क्रेडिट पे स्टॉक लिया है, शेयर लिया है, जो भी लिया, प्रोडक्ट लिया है, गुड्स लिया है, हम कंपनी का आपको चेक दे रहे हैं। यहाँ कहाँ ऑफेंस है? आ जाइए। अब कंपनी ने पेमेंट नहीं करी, वो कंपनी के एंड पे देखा जाएगा, है ना। चलो कर लेते हैं। ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 डिसऑनर ऑफ चेक क्या है? कहा जाता है वेयर एनी चेक drawn by a person on an account maintained by him with a banker for payment of any amount of money to another person from out of that account for discharging any debt या liability जो क्रेडिट पे ले रखा था, and if it is dishonored by banker, अगर वो बैंकर के अंदर से डिसऑन होता है या फिर sufficient ground पर कि हाँ इस वजह से डिसऑन हो रहा है, such person shall be deemed to have committed an offense and shall be liable। लेकिन वो व्यक्ति ना, मुदित ने कंपनी का चेक दिया था, अपने नाम का नहीं। आ जाओ, सेक्शन 138 ये कहता है। सेक्शन 141 क्या कहता है? इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 कंपनी, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द ऑफेंस was committed, was in discharge of it, was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as company shall be deemed to be guilty of the offense। कंक्लूजन का पार्ट पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट लिखा गया जो क्वेश्चन में हुआ है। मुदित हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस, क्यों नहीं है? सेक्शन 138 के अंडर में क्या बोला गया कि बैंकर अगर हो रहा है, सफिशिएंट ग्राउंड पे करा जा रहा है, सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। वो व्यक्ति, देखे मुदित ने शॉपकीपर को चेक दिया है कंपनी का, तो मुदित कहाँ से लायबल हो जाएंगे? कौन लायबल होगा? जिसका चेक है। किसका चेक है? कंपनी का, है ना। क्या ये बात सबको समझ आ रही? बहुत ही बढ़िया। इसी के साथ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881